रामविलास पासवान का जसद खाकी आज दिल्ली से पटना लाया गया। एयरपोर्ट पर बिहार के वजीर आला समेत सरकर्दा सियासी लीडरान मौजूद थे। वहीं चिराग पासवान ने खराज अक़ीदत पेश करने वालों की मोहब्बत का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि कल पटना के दीघा घाट पर रामविलास पासवान की आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की नामजदगी आज से शुरू हो गई है। पटना जिले के दीघा, दानापुर, बख्तियारपुर, फतुहा समेत 9 असेंबली हलकों के लिए उम्मीदवार पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। हालांकि पहले दिन दोपहर तक किसी ने भी पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं किया। हमारे नुमाइंदे रजनीश कुमार ने सूरत हाल का जायजा लिया। पटना जिले में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का नॉमिनेशन आज से शुरू हो गया है और 16 अक्टूबर तक नॉमिनेशन चलेगा। जिले में तकरीबन 5 सेंटर बनाए गए हैं। पटना सिटी, फुलवारी शरीफ, विकास भवन और एसडीओ कार्यालय, तमाम जगहों पर नॉमिनेशन करने के लिए प्रत्याशी पहुंचेंगे। हालांकि अब तक एक भी प्रत्याशी नॉमिनेशन नहीं कर पाए हैं। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपनाया जा रहा है। पहले जो प्रत्याशी आ रहे हैं फॉर्म ले रहे हैं, उसके बाद फिलअप करने के बाद फॉर्म जमा करेंगे, फिर नॉमिनेशन होगा। यानी अभी वक्त है, 16 अक्टूबर तक वक्त दिया गया है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। देख सकते हैं डीडीसी कार्यालय है ये, और डीडीसी की निगरानी में तमाम व्यवस्थाएं की गई है। हेल्प डेस्क तैयार किया गया है, साथ ही मेडिकल टीम भी यहां पर मौजूद है। कोरोना काल है, इसको लेकर चुनाव आयोग ने विशेष निर्देश दिया है, जिस निर्देश को पालन करवाना है। तमाम जो अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट से लेकर जो पुलिस अधिकारी हैं, यहाँ पर मुस्तैद हैं। इसी तरह से पटना के तमाम जो 5 जो सेंटर्स हैं, वहां पर इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। यानी हर जगह बैरिकेटिंग किया गया है। जो पुलिसकर्मी है, जो प्रत्याशी की गाड़ी है, उस पर कड़ी निगहबानी रखे हुए हैं, ताकि जो लिमिटेड गाड़ी है उसकी ही अनुमति दी गई है और बाकी जो प्रत्याशी है यानी 1+2 यानी 3 लोगों की ही अनुमति है एक प्रत्याशी के साथ। तो बड़ा बदलाव किया गया है। देख सकते हैं हेल्प डेस्क और तमाम जो कर्मी है इंतजार कर रहे हैं। अभी तक मतलब कोई नहीं आया है जी, और मतलब एनआर रसीद भी अभी तक नहीं कटा। क्या सब एहतियात बरती जा रही है आप लोगों की ओर से? मेरे स्तर से, हम लोग प्रशासन के स्तर से है कि चूंकि कोरोना काल है तो मास्क की अनिवार्यता रखी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग है। कोई भी बाहरी आते हैं तो उनको सैनिटाइज यहाँ पर करवाया जाता है। तो निश्चित रूप से नॉमिनेशन की आज से शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन प्रत्याशी का इंतजार किया जा रहा है और 16 तारीख तक देखने वाली बात यह होती है कि कितने प्रत्याशी नामांकन ले पाते हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। आरजेडी के अंदर उम्मीदवारों के हवाले से जोड़ तोड़ जारी है। जिन अरकान असेंबली को इस बार टिकट नहीं दिया गया है वो अब खुलकर सामने आ गए हैं। मशरक़ी चंपारण के केसरिया से रुकन असेंबली डॉक्टर राजेश कुमार भी पार्टी हाईकमान से नाराज हैं। उनके हामियों का इल्जाम है कि पैसे लेकर टिकट बांटा जा रहा है। केसरिया के रुकन असेंबली से बात की हमारे नुमाइंदे अमित कुमार सिंह ने। आरजेडी के कई विधायकों का इस बार टिकट कट गया है। उसमें केसरिया के विधायक डॉक्टर राजेश भी हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद विधायक जी हैं। विधायक जी, आपका भी टिकट लगभग कटना तय हो गया है। आप 3 दिन से राबड़ी आवास के बाहर धरने में बैठे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ। आखिर पार्टी आपको दरकिनार क्यों कर रही है? पता नहीं दरकिनार क्यों कर रही है, लेकिन जिससे सेटिंग है, जिसको टिकट वहाँ देना है, हम वहाँ के स्थानीय प्रेजेंट एमएलए हैं, और जिसको टिकट दिया जा रहा है पता नहीं वह कौन सा जांच से कराया गया है, उसका जमानत जब्त होने वाला है। उसके बाद भी उसको टिकट देने के लिए हमारे तेजस्वी जी क्यों आतुर हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी सेटिंग में लगे हुए लोग, कौन सी खिचड़ी पक रही है? अब तो दुनिया सारी जानती है कौन क्या कर रहा है।
अब हमारे जैसा स्वच्छ छवि के लोग अगर टिकट काट दिया जाता है और जिसको कोई जनाधार नहीं है, किसी जानता नहीं पहचानता है, उसको टिकट दिया जा रहा है। अब तो अब ऊपर वाले आधार पड़ा कि जब आपके पास जनाधार है, आप सिटिंग कैंडिडेट हैं, तो फिर वैसे जो जनाधार जिनके पास नहीं उसको पार्टी क्यों पसंद कर रही है? पार्टी पसंद कर रही है ये तो अंदर की बात है, हम नहीं बताएंगे। अपने पार्टी का शिकायत तो हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना कहेंगे कि कुछ न कुछ अंदर है जिसके चलते जिसको न जानता पहचानता है उसको टिकट दिया जा रहा है। क्या करेंगे आप विधायक जी? हमारे पार्टी के लोग वहाँ निर्णय लेंगे, उस तरह हम कदम उठाएंगे। जो उम्मीदवार खड़ा होगा आरजेडी की टिकट से, उसके खिलाफ प्रचार करेंगे। वो तो जनता तय करेगी, हम थोड़े ना तय करें, हम तो उसको हेल्प करेंगे। 3 दिन से विधायक जी को एंट्री नहीं मिल रही है राबड़ी आवास के अंदर में। कोई नेता इनका फोन नहीं उठा रहा है। इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एक बड़ी सेटिंग, एक खिचड़ी पक रही है और वो खिचड़ी एक तरफ पैसे की तरफ इशारा किया जा रहा है कि खरीद फरोख्त का इशारा किया जा रहा है, और जो विधायक जी हैं खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता से ये बुलवाया जा रहा है। लेकिन विधायक जी का ये कहना है कि जिस तरीके से उन्हें अनदेखी की जा रही है ये गलत है। पार्टी सही हित में फैसला ले, क्योंकि वो सिटिंग कैंडिडेट है, वो दावेदार है, फिर दूसरे आदमी को एंट्री क्यों कराई जा रही है? यानी कहीं ना कहीं एक गंभीर आरोप आरजेडी की तरफ है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। बिहार हुकूमत में वजीर बीमा भारती को रुपोली से जेडीयू ने एक बार फिर से संबल दे दिया है। ऐसा माना जा रहा था कि उनके शौहर अवधेश मंडल आरजेडी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस बात को लेकर सियासत गर्म थी, लेकिन अचानक नीतीश कुमार ने मियां बीवी को अपने घर पर बुलाकर बीमा भारती को टिकट दे दिया। अवधेश मंडल को भी यकीन दहानी करा के मना लिया गया है। संबल लेकर वजीर आला की रिहायशगाह से निकलने के बाद बीमा भारती काफ़ी पुरजोश नजर आई। वजीर आला की रिहायशगाह के बाहर बीमा भारती और अवधेश मंडल से बात की हमारे नुमाइंदे आनंद अमृत राज ने। तो नीतीश कुमार लगातार जेडीयू उम्मीदवारों को सिंबल दे रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे बीमा भारती भी सिंबल लेने के लिए पहुंची हुई हैं, और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। राजू जी, मैम सिंबल मिल गया, कितना उत्साह है? बहुत खुशी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज फिर से मुझे जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए भेज रहा है। अवधेश मंडल जी नाराज थे, अब मान गए? हाँ, ठीक हो गए। हाँ, अब वो जेडीयू के साथ आ गए हैं? हाँ, जदयू के साथ है। नहीं। अवधेश जी ठीक। तो और बीमा जी अब क्या देख रहे हैं? जो पहले बीच में था कि आपके पति जा सकते हैं आरजेडी? नहीं, अब जहाँ है वहीं है। अच्छा, अब नहीं जाना? नहीं जाना। अभी जदयू लड़ाई नहीं कैसा देख रही हैं? बहुत अच्छा रहेगा और इंडिया का सरकार बनेगा बिहार में फिर से। माननीय सरकार तो देखिए एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। बीमा भारती, जिनके पति के बारे में चर्चा था कि वो शायद आरजेडी जा सकते हैं, लेकिन अब अवधेश जी आपने तय कर लिया कि आप जेडीयू के साथ ही रहेंगे? हाँ। नाराजगी दूर हो गई? हाँ, दूर हो गई। लेकिन बहुत नाराज थे, आपको कैसे माने? नाराज तो होना ही पड़ेंगे कि 5 साल जो है कि बाद मेहनत करते हैं हम लोग, सब कार्यकर्ता, उसका मान सम्मान नहीं हो। मान सम्मान मिल गया? मान सम्मान मिला। नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया कि अब आपको मान सम्मान देंगे? हाँ, दिलाए। नहीं, आप आरजेडी के साथ जाने की बात बोल रहे थे। हाँ, उस टाइम बोल रहे थे, हम नाराज थे। अब नाराजगी दूर हो गई? हाँ, दूर हो गई। तो अब चलिए, तो देखिए बीमा भारती जो उम्मीदवार होंगे जेडीयू की, और उनके पति अवधेश मंडल आरजेडी में जाने वाले थे, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने आरजेडी जाने का मन छोड़ दिया है और अब जेडीयू के साथ आ गए हैं। नीतीश कुमार के साथ उनकी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने तय किया कि अब वो फिर से जेडीयू में ही रहेंगे और जेडीयू के लिए काम करेंगे। कैमरा में राजेश के साथ आनंद अमृत, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। लालू प्रसाद को चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े मामले में जमानत मिल गई है, ताहम उन्हें अभी भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि दुमका ट्रेजरी से जुड़ा मामला अभी अदालत में है। इससे कबल लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के 3 मामलों में जमानत मिल चुकी है। दरअसल आधी सजा मुकम्मल होने का हवाला देते हुए लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट से रुजू किया था। ख्याल रहे कि चाईबासा ट्रेजरी केस में सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई थी। लालू जी का सस्पेंशन अब सेंटेंस हो गया, यानी कि उनको आज बेल ग्रांट हो गई इस केस में, और 2 लाख रुपया की फाइन जमा करनी है और 50,000 दो सिक्योरिटी के साथ जो है बेल बाउंड भरना है। जिसमें 7 साल की सजा हुई है, उसका 1 महीना अगले महीना 9 तारीख को उसका कंप्लीट हो रहा है, तो नवंबर में ही वो बाहर आ पाएंगे।
वो दुमका से रिलेटेड है, RC 38 है 96। बिहार असेंबली इंतखाबात में करीब आधा दर्जन अलायंस अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। NDA और अजीम इत्तेहाद के साथ मुख्तलिफ पार्टियों ने अलग अलग नाम से महाज बनाया है। इंतखाबात के वक्त बने मुख्तलिफ पार्टियों के इत्तेहाद ने वोटरों को पसोपेश में मुब्तला कर दिया है। जमीयत उलमा बिहार के मुताबिक इंतखाब करीब आते ही सियासी पार्टियों को बिहार की खस्ता हाली की याद आ जाती है। जमीयत ने कहा कि वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसे उम्मीदवार और ऐसी सियासी पार्टियों का इंतखाब करें जो बिहार के लिए काम कर सकें। उधर दानिशवरों ने भी कहा कि नए नए बनने वाले इत्तेहाद के सबब वोटर कन्फ्यूजन का शिकार हैं, लेकिन वो आखिर वक्त में पूरी समझदारी का मुजाहरा करेंगे। देखिए, जो इलेक्शन के वक्त सब पार्टी लोग छोड़ के इधर जाते हैं उधर आते हैं, पार्टी बनाते हैं, नई नई पार्टी बनाते हैं, टिकट देते हैं, इलेक्शन होते हैं। नहायत तो गलत काम है। इससे मिल्लत का नुकसान है, कोई मुफीद नहीं कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, लोगों को कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं, लोगों का वोट बर्बाद 5 साल के लिए कर रहे हैं जो उनका हक है। इसलिए इसमें सही गवर्नमेंट बननी चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट आना चाहिए जो आइन की हिफाजत करे, मुल्क की हिफाजत करे, रियासत की हिफाजत करे, मुल्क और रियासत की तरक्की करे और सब लोगों को ले दे के चले, अमन व अमान रहे, इंसाफ मिले और अक़लियतों को भी इंसाफ मिले, उनका हक मिले। ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए। अब ये है कि देख रहे हैं हम लोग, जो होगा बेहतर ही, जो मुल्क मिल्लत के लिए बेहतर होगा वही काम करेंगे। हम लोग अपने कैडर को कहेंगे, मेरे ख्याल में मुत्तहिद हो के हम लोग के कैडर वोट देंगे। हम लोग का सभी मुस्लिम तंजीमों से बराह रास्त ताल्लुक़ है, जो हम लोग इस पर बात करते हैं वक्त पर, और हम लोग वोट को रायगा नहीं होने देंगे। ये जो इख्तिलाफ जो है, चाहे वो नीतीश जी या बीजेपी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कर रहे हों, लेकिन हम समझते हैं कि जो कर रहे हैं वो उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा नीतीश जी का होगा, बीजेपी का होगा। देखिए, बिहार असेंबली के जो इंतखाबात होने वाले हैं उसमें मैं तो एक जुमले में अगर कहूँ तो मौका परस्ती का जो सियासी खेल खेला जा रहा है वो नहायत अफसोसनाक है। जो आवाम है उसके सामने सही सूरत हाल नहीं पेश की जा रही है। सियासी पार्टियों का ये हाल हो गया है कि आज ये इस तरफ हैं, कल उस तरफ हैं, यानी इत्तेहाद भी इस तरह से कर रहे हैं कि आज कोई लेफ्टिस्ट है तो कल राइटिस्ट हो जाता है। तो आवाम तो सब कुछ देख रही है और मैं समझता हूँ कि कन्फ्यूज़न है। जाहिर है कि इस तरह की सूरत हाल हो तो आवाम कन्फ्यूज़ होगी, लेकिन एक बात है कि आवाम बिल आखिर वो सही फ़ैसला करती है और करेगी। और मैं तो समझता हूँ कि आवाम को ऐसी सियासी पार्टियों का या ऐसे लोगों का जो मौका परस्ती करते हैं और इंतखाबात के ऐन मौके पर इधर से उधर पाला बदलते हैं, तो उनको सबक भी सिखाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बिहार के अवाम में ये इतनी दानिशमंदी है कि वो सबक सिखाएगी। बिहार में मुसलमानों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए सभी सियासी पार्टियां कोशां हैं और नीतीश कुमार भी इसमें किसी से पीछे नहीं है। एक वक्त था जब मुस्लिम वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने टिकट की तकसीम में मुसलमानों का खास ख्याल रखा है। माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ जाने से मुसलमानों को मनाने के लिए नीतीश ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अल्पसंख्यक वोटों पे ओवैसी की भी निगाहें टिकी हुई हैं, तो आपको लगता है कि उसका भी असर पड़ेगा सीमांचल में? नहीं, कोई खास नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? चूंकि ओवैसी लगातार आक्रामक रूप से किशनगंज का उपचुनाव भी उन्होंने जीता, उनकी पार्टी ने। ठीक है, वोट में हमें नहीं लगता है कि कोई खास फर्क पड़ेगा एनडीए को। नीतीश के सामने ओवैसी को खारिज करती ये है नीतीश की पार्टी जेडीयू की मुस्लिम उम्मीदवार शगुफ्ता अजीम। नीतीश ने शगुफ्ता अजीम जैसे मुस्लिम उम्मीदवारों को इलेक्शन में उतारकर मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश की है। जेडीयू की जानिब से जारी 115 उम्मीदवारों की लिस्ट में 10% मुस्लिम उम्मीदवार हैं। नीतीश ने 11 मुसलमानों को टिकट दिया है, तकरीबन 10% टिकट मुसलमानों को दिया है। जेडीयू का दावा है कि मुसलमानों की पहली पसंद नीतीश कुमार हैं, लेकिन अपोजिशन मुसलसल पलटवार भी कर रहा है। ये लगातार उनकी सोच रही है, माननीय नेता की ये सोच है। जब से उन्होंने सरकार में आए 2005 में, जब से उन्होंने सरकार का गठन किया और जनता ने बिहार की सेवा करने का मौका दिया, उस समय से लेकर आज तक, मैं अभी की हाल की घटना में आपको बताना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में एक वाहिद यूनिवर्सिटी
अरबिक फ़ारसी जो मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, पूरे हिंदुस्तान में अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि मैं खुद पर्शियन बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ और वो 1 साल के पीरियड में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यकों के लिए दी, तो सिर्फ़ और सिर्फ इनका ध्येय है कि मुसलमान बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। वो कुछ नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मैंने बताया ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी दे दे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइंड सेट है बिहार की जनता का और वो वोट करेगी महागठबंधन को और महागठबंधन की सरकार बनेगी। जेडीयू ने 10% टिकट अल्पसंख्यक समाज को दिया है। इन बातों का कोई मायने रखता है क्या? क्या बिहार के अल्पसंख्यक नहीं जानते कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में लगातार बीजेपी के एजेंडा पर काम किया है? भारतीय जनता पार्टी को फलने फूलने का मौका अगर बिहार में मिला है तो उसके लिए नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं। तो भाजपा के गोद में बैठकर सत्ता में रहने वाले लोग, सरकार चलाने वाले लोग। हालांकि पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने मुसलमानों को अपनी जानिब रागिब करने की कोशिश की हो। 2005 में नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के पसमानदा समाज को अपने साथ मिलाया था। इसके साथ ही लालू यादव से नाराज जातियों को इकट्ठा कर बिहार की सत्ता हासिल की थी। 2010 में नीतीश कुमार ने इसी फॉर्मूले को और मजबूत किया। 2015 में बीजेपी के खिलाफ लालू यादव से हाथ मिलाकर मुस्लिम यादव समीकरण को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी। हालांकि नीतीश दोबारा बीजेपी के साथ जब गए तो मुसलमानों को ये रास नहीं आया। ऐसे में मौके की नज़ाकत को समझते हुए नीतीश ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर अपने साथ लाने की कवायद शुरू की है। दरअसल बिहार में तकरीबन 16% मुस्लिम वोटर हैं। वहीं बिहार की असेंबली सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान फैसला कुन हैसियत में हैं। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी ज़्यादा है। बिहार की 11 सीटें हैं जहां 40% से ज़्यादा मुसलमान वोटर हैं और 7 सीटों पर 30% से ज़्यादा मुसलमान हैं। इसके अलावा 29 असेंबली सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम वोटर हैं। बिहार असेंबली में अभी 23 मुस्लिम अरकान असेंबली हैं। सबसे ज़्यादा 11 अरकान असेंबली आरजेडी से हैं, जेडीयू से 5 और कांग्रेस से 6 मुस्लिम अरकान असेंबली हैं। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में अजीम इत्तेहाद को 77% से ज़्यादा मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि एनडीए को सिर्फ 6% मुसलमानों के वोट मिल पाए। देखना ये होगा कि इस बार के इंतखाब में 16% मुसलमानों का रुझान किस तरफ होगा। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार की कुर्सी पर काबिज होने के लिए हर पार्टी जोर लगा रही है। जेडीयू भी किसी से पीछे नहीं है। आज जेडीयू के दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ 7 वादे पार्ट 2 को लेकर एक पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में क्या खास बात है, हमारे नुमाइंदे अमित कुमार ने बताया। संक्रांत हो चुका है और फर्स्ट स्टेज का जो मतदान है वो 28 अक्टूबर को होना है। इधर तमाम राजनीतिक दल जो है वो वोटरों को अपने पाले में करने के लिए तरह तरह के जो है हथकंडे अपना रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये जेडीयू का प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पे जो है नीतीश कुमार को लेकर के जो है एक पोस्टर, नया पोस्टर लगाया जा रहा है और जिस पोस्टर में जो बातें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये पोस्टर है और ये अभी लगाया ही जा रहा है। जो लोग हैं जेडीयू के वो यहाँ पर पोस्टर लगा रहे हैं और इस पोस्टर में जो जिन बातों का उल्लेख किया गया है उसको हम दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, ये पोस्टर में जो है नीतीश जी का 7 निश्चय 2 जो है वो यहाँ पर लगाया गया है और उसमें पहला निश्चय है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा निश्चय है सशक्त महिला सक्षम महिला और तीसरा निश्चय है हर खेत में सिंचाई के लिए पानी, चौथा निश्चय है स्वस्थ गांव समृद्ध गांव, पांचवा निश्चय है स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा निश्चय है सुलभ संपर्कता और सातवां निश्चय है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो यहाँ पे ये पोस्टर जो है वो लगाया जा रहा है और इस पोस्टर के जरिए जो है अपनी बातों को रखा जा रहा है। जेडीयू के द्वारा परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, ये बातें भी यहाँ पे लिखी गई है। जेडीयू की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और यहाँ पे जो है vote4nitish.com जो है वो भी यहाँ पे जो है लिखा गया है। सीधे तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर भी जारी किया गया है 8587985879।
तो यहाँ पे जो है इन पोस्टर के जरिए जो है वो कहीं न कहीं जो वोटरों को इंटैक्ट करने की जो कवायद है जेडीयू की तरफ से वो यहाँ पे की गई है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुकेश सहनी के एनडीए में शामिल होने के बाद मधेपुरा में सियासी सफबंदी बदलती नजर आ रही है। यहां मुकेश सहनी का लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। सहनी समाज के लोगों की माने तो इससे एनडीए और बीजेपी को काफी फायदा पहुंचेगा। हम अभी खड़े हैं बेलाघाट में, और बेलाघाट जो है वो सहनी परिवार का एक बड़ा बस्ती है, और यहाँ के जो मुखिया हैं वो भी इसी समाज से आते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो अभी मचान पे जो हैं वो बैठे हुए हैं, और इनसे हम बात करते हैं जो कितना प्रभाव पड़ेगा मुकेश सहनी के एनडीए में जाने से। पहले वो राजद में थे, महागठबंधन में थे, तो उस समय क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? हमारे सर्वे मान्य नेता मुकेश सहनी है और एनडीए में शामिल हुए हैं, और दुगुनी उत्साह कार्यकर्ता एवं बिहार के सभी सहनी परिवार में हो गया है। हम तमाम सहनी परिवार मुकेश सहनी को देखते हुए हम नीतीश कुमार एवं नरेंद्र मोदी को मजबूत से मजबूत हाथ बनाने का काम करेंगे। उस पर बहुत असर पड़ेगा। एनडीए में आने के बाद हम लोग को बुरा उत्साह हुआ है। मुकेश सहनी है, हम लोग का जाति है, हम लोग उसके पीछे हैं। अगले बार में हम लोग को ले गया, उसके बाद वो पीछे से हाथ निकल के चला गया राजद में, और उसकी अगली बार जो एनडीए में आया है हम लोग को बहुत उत्साह है इस चीज़ से। हम लोग इस चीज़ में सहमत हैं। हम लोग का मुकेश सहनी जो है ये अत्यंत पिछड़ा से आते हैं। हम लोग अत्यंत पिछड़ा में हैं, और ये राजद में था, ये पीछे से छुरा भोंकने का काम किया अत्यंत पिछड़ा को। और हम लोग जो निषाद परिवार के हैं ये एनडीए में मिला है, हम लोग को बहुत उत्साह है, और हम लोग एक एक वोट इसको देंगे। ये बिल्कुल जो कार्यकर्ता हैं या जो मल्लाह समाज के लोग हैं उनमें एक विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है एनडीए में शामिल होने के बाद मुकेश सहनी के। और इन लोगों का कहना है जो पहले से भी आशंका थी जो राजद में उन्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा, और अब जब वो एनडीए में शामिल हुए हैं तो यहाँ के लोगों में एक अलग से उत्साह देखने को मिल रहा है, और दावा कर रहे हैं जिस बार मल्लाह समाज जो है वो पूरे तरीके से एक एक वोट एनडीए को देने का काम करेंगे। मध्यप्रदेश न्यूज़ 18 के लिए तुर्वसु की रिपोर्ट। बिहार असेंबली इंतखाबात में एलजेपी एनडीए से अलग इंतखाबी मैदान में हिस्सा लेगी, लेकिन मरकज में बीजेपी के साथ एलजेपी का इत्तेहाद जारी रहेगा। बिहार के इंतखाबात में एलजेपी के इक़दामात पर लोगों में तशवीश का माहौल पैदा हो गया है। जानकारों के मुताबिक एलजेपी के एनडीए से अलग होने का नुकसान जेडीयू को होगा, लेकिन बीजेपी फायदे में रहेगी। दरअसल एलजेपी ने ऐलान किया है कि वो जेडीयू को हर हाल में इख्तिदार से बाहर का रास्ता दिखाएगी और सूबे में बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत कायम करेगी। इन तमाम सवालों के साथ ही मौजूदा इंतखाबात में अक़लियतों के मामले पर हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने जेडीयू एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी से खास बातचीत की। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर सूबे में सियासी गहमागहमी जारी है। आप जानते हैं कि एनडीए ने अपने अपने सीटों का ऐलान कर दिया है, यानी जेडीयू के हिस्से में 122 सीट है, बीजेपी 121 सीट पर लड़ रही है, जबकि एनडीए की एक ख़ास हिमायती पार्टी एलजेपी अब एनडीए में शामिल नहीं है। हमारे साथ मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या स्ट्रेटजी क्या है। आप खुद भी दौरा कर रहे हैं, आलिम दीन से मुलाकात कर रहे हैं, दानिश्वरों से मुलाकात कर रहे हैं, मुस्लिम वोटों का क्या समीकरण होगा, क्या लगता है, आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मुसलमानों के अक्सरियती तबके में, जो बहुत बड़ा तबका है, उस तबके में ये बात बहुत ही संजीदगी से महसूस की जा रही है कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अमन चैन के साथ जो तरक्की हुई है ये कोई भूल नहीं सकता है, ना काबिले फरामोश है। मुसलमानों का के वोट का सबसे बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार जी के साथ रहेगा। ये टिकट की भी बात लोग कर रहे हैं कि आबादी के एतबार से टिकट देने की का मुतालबा भी लोग कर रहे हैं, जबकि अगर पिछला चुनाव को देखें, असेंबली इंतखाबात को देखें तो सबसे ज़्यादा आरजेडी ने 16 उम्मीदवार उतारा था। क्या कहेंगे आप? उम्मीदवार उतार देना आसान है। 16 उम्मीदवार में 12 उम्मीदवार जीते थे, आपने 7 उतारा था जिसमें 5 जीते थे। हमारे जो मुस्लिम उम्मीदवार हारे थे वो आरजेडी के
वर्करों ने और उनके लीडरों ने हमारे उम्मीदवारों को हरवाया था ना। आप तो 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को महागठबंधन में आरजेडी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने हराया था। लेकिन आप 7 ही टिकट दिए थे पिछले बार, अगर जीता भी तो 5 ही जीते लोग, 2 आपका उम्मीदवार हार गया। इस बार क्या उम्मीद लोग कर सकते हैं? इसलिए भी ये सवाल अहम है कि आप पूरे बिहार में घूम रहे हैं, आलिम दीन से मिल रहे हैं, दानिश्वरों से मिल रहे हैं। जो सच्चाई है वो ये है कि हालात को देखते हुए नुमाइंदगी अगर कम हो रही है तो उसका भी हमको इस बात का ये नहीं है कि क्यों कम होगी। इंतखाबी जंग में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com।